जब मैं छोटा था तब शरारत में मैंने एक फीमेल गोश्त को रस्सी से पकड़ लिया था और उसे पेट बनाकर पालने लगा, लेकिन बड़ा होने के बाद मेरा उससे मन भर गया और मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। बात इतनी बिगड़ गई कि हालात बहुत खराब हो गए। मुझे उसके शरीर से निकलने वाली ठंडी ऑरा बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मुझे गर्माहट वाली औरतें पसंद हैं। लेकिन किससे पता था कि बाद में वही अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी रूलर बन जाएगी। मुझे दिल बदलने की सजा देने के लिए उसने सीधे बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ से मेरा नाम ही काट दिया। उस दिन के बाद से मैं न कभी बूढ़ा हुआ न कभी मर सका और हमेशा इंसानी दुनिया में भटका रहा। और वो अंडरवर्ल्ड में सबसे ऊंचे सिंहासन पर आराम से बैठी रही। उसे लगा था कि अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 10 साल बाद मेरी मुंहबोली बहन शी जेनशियांग को जब पता चला कि मेरे पास एंडलेस लाइफ और अरबों की दौलत है, तो उसने एक मास्टर को बुलाकर पूरा ट्रैप रचा। उसका मकसद मुझे मारकर मेरी सोल को अंडरवर्ल्ड भेजना था, ताकि वो मेरी परफेक्ट डेस्टिनी छीन सके। एक ऊंची इमारत की छत पर मैं फूट फूट कर रो रहा था, प्लीज मुझे मत मारो, मेरा सारा पैसा ले लो। सच कहूं तो मुझे मरने से बहुत डर लगा था, क्योंकि जब मैंने अपनी एक्स वाइफ को छोड़ा था तब उसने जाते जाते कहा था, अगर दोबारा तुझसे मुलाकात हुई तो तुझे उबलते तेल की कड़ाही में फेंक दूंगी और ऐसी सजा दूंगी कि तू हमेशा पछताएगा। हम दोनों को मिले 10 साल हो गए हैं, मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया, मुझे छोड़ दो, सारा पैसा ले लो, बस मेरी जान बख्श दो। मैं सीमेंट की जमीन पर घुटनों के बल बैठकर बार बार सिर पटक रहा था। मेरा माथा फटने वाला था, लेकिन शी जेनशियांग बस मुझे ठंडी नजरों से देखती रही। मुझे सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी एंडलेस लाइफ ही चाहिए। जब तुम मेरे भाई हो तो तुम्हारी हर चीज मेरी ही हुई। अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो सब कुछ मुझे दे दो। इतना कहकर उसने अपने पास खड़े टाओइस्ट मास्टर की तरफ इशारा किया। मास्टर ने मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटते हुए छत के किनारे तक ले गया। ये बिल्डिंग पूरे 33 मंजिल ऊंची थी। नीचे पहले से ही मैजिक फॉर्मेशन तैयार किया जा चुका था, बस मेरे गिरकर मरने का इंतजार था। जैसे ही मैं मरता उनका प्लान सफल हो जाता। उसके बाद मुझे दोबारा जन्म लेने का भी मौका नहीं मिलता। उन्होंने सब कुछ पहले से कैलकुलेट कर रखा था। वो चाहते थे कि काम बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हो, ताकि मैं पावरफुल गोस्ट बनकर वापस बदला लेने ना आ सकूं। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं पहले ही एक सोल बन चुका था। 2 अंडरवर्ल्ड गार्ड्स मुझे दोनों तरफ से पकड़कर अंडरवर्ल्ड की ओर ले जा रहे थे। चारों तरफ काला धुआं उमड़ रहा था और सामने से आती दर्दनाक चीखें लगातार साफ होती जा रही थी। मैं इस जगह पहले भी आ चुका था। ये हेल का एंट्रेंस था। इसके लिए मुझे अपनी एक्स वाइफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ब्रेकअप के वक्त वो लाल आंखों के साथ मुझे यहाँ डराने लाई थी। उस समय उसने मुझे सच में अंदर नहीं फेंका था, लेकिन इस बार शायद मेरी सोल हमेशा के लिए मिटने वाली थी। मैं पूरी ताकत से छटपटाने लगा और आगे जाने से मना करते हुए जोर से चिल्लाया, मेरी मौत नाइंसाफी से हुई है, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। मुझे विरोध करते देखकर दाढ़ी वाला एक अंडरवर्ल्ड गार्ड कांटों वाली चाबुक निकालकर पूरी ताकत से मुझ पर मारता है। असहनीय दर्द सीधे मेरी सोल के अंदर उतर गया। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से आवाज तक नहीं निकाल पाया। सुन, तू कहीं से भी आया हो, लेकिन अब हमारे हाथ में है तो अपनी किस्मत मान ले। फिर भी मैं आखिरी बार उम्मीद लगाए बैठा था, शायद मेरी एक्स वाइफ को मुझ पर थोड़ा पुराना प्यार याद हो। पूरी तरह मिट जाने से अच्छा है कि कम से कम रीइंकार्नेशन का मौका मिल जाए। दर्द सहते हुए मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझे उससे एक बार मिलवा दो। दोनों अंडरवर्ल्ड गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और अगले ही पल एक और चाबुक मेरे ऊपर पड़ी। इस वार से मेरी सोल में सीधी दरार पड़ गई और मैं पूरी तरह बोलने लायक भी नहीं बचा। तेरी औकात क्या है जो अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस का नाम सीधे ले रहा है? तू उसका नाम कैसे जानता है? इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप रहे, वरना और ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अगर इसकी बात सच हुई तो मुसीबत हो सकती है। डर किस बात का? ऊपर वालों ने खुद कहा है कि इस आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ में इसका नाम तक नहीं है। जरूर किसी गलत तरीके से ये यहाँ तक पहुंचा है। अगर इसे अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस का नाम पता है तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। तेरी तो बेकार में ही जान निकल रही है। ऊपर वाले कभी पता नहीं लगा पाएंगे। पैसे मिल चुके हैं, जल्दी काम खत्म करते हैं, कहीं देर होने से कोई गड़बड़ ना हो जाए। उनकी बातें सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। ये दोनों गार्ड्स उसी बूढ़े टाओइस्ट मास्टर के साथ मिले हुए थे जिसे शी जेनशियांग लाई थी। अंडरवर्ल्ड गार्ड होकर भी ये लोग ऐसा गंदा काम कर रहे थे। तभी मेरी नजर आसमान छूते हेल गेट पर पड़ी। मेरा पूरा सोल डर से कांपने लगा और शरीर थर थर कांप रहा था। तभी दूर से एक आवाज धीरे धीरे पास आने लगी, नया आया हुआ है, इसका प्रोसेस पूरा हुआ या नहीं? ये आवाज सुनते ही दोनों अंडरवर्ल्ड गार्ड्स ने तुरंत मेरा मुंह दबा दिया और मुझे घसीट कर एक तरफ ले गए। दाढ़ी वाले गार्ड ने सिगरेट का एक पैकेट निकालकर मुस्कुराते हुए कहा, ब्लैक भाई, आज इधर कैसे आना हुआ? जरा टेस्ट करके देखिए, ये सामान सीधे इंसानी दुनिया से लाए हैं, बड़ा दमदार है। ब्लैक गार्ड ने कहा, ये सब छोड़ो, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उस नई सोल का पूरा प्रोसेस हुआ या नहीं? हुआ या नहीं? दाढ़ी वाला गार्ड तुरंत बोला, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हम में इतनी हिम्मत कहाँ कि रूल तोड़ दें। आप और व्हाइट सिस्टर तो हर समय इतने बिजी रहते हैं कि आराम तक नहीं मिलता, हम ही थोड़ा संभाल लेते हैं। इसके बाद ब्लैक गार्ड चुप हो गया। चारों तरफ धुंध इतनी घनी थी कि वो मेरा चेहरा साफ नहीं देख पाया। मुझे लगा अगर अभी मौका चूक गया तो फिर कभी नहीं बचेगा। मैंने पूरी ताकत से उस गार्ड के हाथ पर काट लिया जिसने मेरा मुंह दबा रखा था। दर्द से उसका हाथ छूट गया और मैं मौका मिलते ही ब्लैक गार्ड की तरफ भागा, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार लात लगी और मैं जमीन पर जा गिरा। गार्ड ने अपना पैर मेरे चेहरे पर रख लिया। जमीन की पीली रेत मेरे मुंह में भर गई। मैं न उसे थूक पा रहा था और न ही आवाज निकाल पा रहा था, लेकिन इस हंगामे ने ब्लैक गार्ड का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसने पूछा, क्या हो रहा है? दाढ़ी वाला गार्ड बोला, कुछ नहीं, ये नई सोल सीधी नहीं है, यहाँ तक आने के बाद भी तड़प रही है। जो भी यहाँ पहुंचता है वो कोई अच्छा इंसान नहीं होता, आप अपनी नजर गंदी मत कीजिए। ब्लैक गार्ड ने गंभीर आवाज में कहा, काम ध्यान से करना, ये सब लोग जिंदगी में बहुत पाप करके आए हैं, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, जल्दी इसे अंदर भेजो। उसे धुंध में गायब होते देखते ही मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। ब्लैक गार्ड के जाते ही दाढ़ी वाले गार्ड ने मुझे कई लातें मारी और कांटेदार चाबुक से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मेरे शरीर पर एक भी सही जगह नहीं बची। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने मेरा ठुड्डी पकड़कर कहा, चिंता मत कर, अंदर पहुंचने के बाद मैं खुद तेरी अच्छी खातिरदारी करूंगा। इसके बाद मुझे फटे हुए कपड़े की तरह उठाकर पहले हेल
हेल में फेंक दिया गया। ये पहला पनिशमेंट था 1000 नीडल्स टॉर्चर। चारों तरफ अनगिनत टॉर्चर टूल्स लगे हुए थे और हर टूल पर एक सोल बंधी हुई थी जिसके पूरे शरीर में हजारों सुइयां चुभी थी। वो बिल्कुल कांटेदार जानवर जैसी दिख रही थी। ये देखकर मैंने ठंडी सांस ली और अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाकर टूटी हुई आवाज में कहा, मैं सच में लियू रुयान को जानता हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया और उसे पता चल गया तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन सच तो ये था कि लियू रुयान को मेरी जिंदगी या मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शायद वो सच में मुझे दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी। तभी तो उसने मुझे एंडलेस लाइफ देकर इंसानी दुनिया में अकेले भटकने की सजा दी थी ताकि मैं कभी मरकर उसके पास भी न पहुंच सकूं। जैसे ही मैं इस हेल में आया, दोनों गार्ड्स को यकीन हो गया कि अब मैं कुछ नहीं कर सका। दाढ़ी वाले गार्ड ने मेरे गाल थपथपाए और हंसते हुए कहा, तेरी कल्पना बहुत बड़ी है। लगा है इंसानी दुनिया के ड्रामा बहुत देख लिए हैं। अंडरवर्ल्ड प्रिंसेस के बारे में सोचने की भी तेरी औकात नहीं है। इतना कहकर वो पनिशमेंट नीडल ले आया। हर सुई मेरे पूरे हाथ जितनी लंबी थी। उसने कहा, जरा हिम्मत रखना, आगे अभी 17 हेल और बाकी हैं। धीरे धीरे सबका मजा मिलेगा। यहाँ आने के बाद सबसे बड़ा बहादुर भी घुटने टेक देता है। इतना कहकर उसने एक सुई सीधे मेरी जांघ में घुसा दी। सुई आधी अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे मेरी सोल फट रही हो। उस दर्द से मेरा पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। तभी अचानक एक आदमी तेजी से भागा हुआ आया। मेरी जांघ में घुसी सुई तुरंत बाहर खींच ली गई। मैंने राहत की सांस ली और पूरी कोशिश करके आंखें खोली। सामने इस हेल का मैनेजर खड़ा था। मुझे याद आया उसका नाम बी युनदाओ था। जब लियू रुयान मुझे डराने यहाँ लाई थी तब यही आदमी उसके साथ खड़ा था। मेरे अंदर एक बार फिर उम्मीद जाग गई। पूरे रास्ते की टॉर्चर ने मुझे लगभग खत्म कर दिया था। मेरी आवाज इतनी बैठ चुकी थी कि ठीक से निकल भी नहीं रही थी। लेकिन मुझे यकीन था कि बी युनदाओ ने मेरी बात सुन ली, क्योंकि वो लगातार मुझे ध्यान से देख रहा था, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। और फिर उसकी आंखों में अचानक डर साफ दिखाई दिया। उसने मुझे पहचान लिया था, लेकिन मेरे राहत की सांस लेने से पहले ही उसने तुरंत अपनी नजर हटा ली और ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा, ऊपर से मैसेज आया है। वो लोग अपनी आंखों से इसे पूरी तरह मिटते हुए देखना चाहते हैं। वो लोग बस पहुंचने वाले हैं, तब तक इंतजार करो। मैं वहीं स्तब्ध रह गया। बी युनताओ भी शिजेन शियांग और उस टाओइस्ट मास्टर के साथ मिला हुआ था। अभी जो उम्मीद जगी थी वो भी पल भर में बुझ गई। मैं कड़वी हंसी हंसते हुए मन ही मन बोला, लियू रुयान, क्या यही है तुम्हारा अंडरवर्ल्ड? तुम्हारे अपने लोग ही सबकी आंखों में धूल झोंकर मनमानी कर रहे हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि शिजेन शियांग खुद यहाँ आने की हिम्मत कर गई। समझ नहीं आया उसे बहादुर कहूँ या डरपोक। बहादुर इसलिए कि वो इस मौत की दुनिया तक चली आई, और डरपोक इसलिए कि उसे डर था कहीं मैं वापस लौटकर बदला न ले लूं। वो मेरी बढ़ी हुई उम्र और मेरी दौलत चैन से इस्तेमाल करना चाहती थी, इसलिए अपनी आंखों से मेरा अंत देखना चाहती थी। कुछ ही देर बाद शिजेन शियांग और टाओइस्ट मास्टर दोनों पहुंच गए। पहली बार हेल में आने की वजह से वो थोड़ी डरी हुई थी और मास्टर के बिल्कुल पास चल रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि मास्टर की यहाँ के गार्ड से अच्छी पहचान है तो उसका डर भी खत्म हो गया। आखिर सबसे ज्यादा पैसा उसी ने दिया था। उसने एक गार्ड के हाथ से पनिशमेंट नीडल ली और मुस्कुराते हुए मेरे सामने आकर बोली, लिन बेई, तेरा बहुत धन्यवाद। अगर तू नहीं होता तो मैं कभी अमीरों जैसी जिंदगी का मजा नहीं ले पाती। सच कहा जाता है पैसा भूतों से भी काम करवा देता है। पैसे की ताकत से मैं अंडरवर्ल्ड तक घूमने आ गई। तू बहुत जी चुका, अब तेरी बाकी बची जिंदगी में जीऊंगी, तू आराम से खत्म हो जा। मैंने उससे पूछा, क्या मैंने तेरे साथ कभी बुरा किया था? लेकिन पूछ से ही लगा ये सवाल बेकार है। अगर उसमें जरा भी इंसानियत होती तो वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। वो बोली, तुझे सच में लगा है कि तूने मेरे साथ अच्छा किया? मैं हमेशा तेरे पीछे पीछे चलती रही, तेरे पुराने कपड़े पहनती रही, हमेशा तेरी शैडो बनकर रही। क्या सच में तुझे लगता है कि तूने मेरे साथ अच्छा किया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच्चाई मेरे सामने थी। एहसान फरामोश इंसान कभी अपना नहीं होता। जब वो पहली बार मुझसे मिली थी तब कड़कड़ाती ठंड में सिर्फ एक पतले कपड़े में थी। वो गांव से आई थी, उसका परिवार बहुत गरीब था और उसे नौकरी भी नहीं मिल रही थी। मैंने ही उसे अपने घर में जगह दी। मुझे मेड की जरूरत भी नहीं थी, मैं अकेला रहने का आदी था। लेकिन उसकी हालत देखकर मैंने उसे काम दे दिया। मैंने हमेशा उसे अपनी छोटी बहन माना। उसने जो मांगा मैंने दिया। उसकी सैलरी भी बाकी जगहों से कहीं ज्यादा थी। धीरे धीरे उसने खुद को बहन समझना छोड़ दिया। उसकी मांगे बढ़ती चली गई। शायद मेरी ज्यादा नरमी ने ही उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मेरे बराबर है, बल्कि मेरी जगह भी ले सकती है। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उस पर भरोसा किया और अपना राज उसे बता दिया। मेरी खामोशी ने उसकी लालच को और बढ़ा दिया। वो जोर से बोली, अब क्यों चुप हो? क्योंकि तू खुद भी जानता है कि तूने मुझे कभी अपना परिवार नहीं माना। इतना कहकर उसने सुई सीधे मेरे दिल की तरफ घोंप दी। साफ दिख रहा था कि वो चाहती थी मैं इसी पल पूरी तरह खत्म हो जाऊं। पास खड़े गार्ड्स को भी ये सही नहीं लगा, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं। मेरे शरीर से निकलने वाली यिन एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही थी। मेरी सोल अब आधी पारदर्शी हो चुकी थी। मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे लियू रुयान मेरी तरफ चली आ रही हो। वो आज भी उतनी ही खूबसूरत थी। अपनी जिंदगी में जितनी भी औरतों को मैंने देखा था उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत वही थी। क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम था? शायद हाँ, क्योंकि वो तो मुझे दोबारा कभी देखना ही नहीं चाहती थी। लेकिन फिर अचानक मैंने देखा कि वहाँ मौजूद सारे अंडरवर्ल्ड गार्ड्स एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। सबने सिर झुकाकर कहा, यंग मिस्ट्रेस, आप खुद यहाँ कैसे आ गई? बी युनताओ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो जमीन पर घुटनों के बल कांप रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि इंसानी दुनिया के लोगों से रिश्वत लेना पहले ही बड़ा अपराध था। ऊपर से जिंदा इंसानों को अंडरवर्ल्ड में आने देना और रंगे हाथों पकड़े जाना उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाला था। टाओइस्ट मास्टर का चेहरा भी पूरी तरह उतर गया। उसने जल्दी से पनिशमेंट बॉक्स बंद किया और बाकी लोगों के साथ घुटनों के बल बैठ गया। लियू रुयान की नजर एक एक इंसान पर घूमी। उसके शरीर से निकलने वाला दबाव इतना भयानक था कि किसी की हिम्मत सिर उठाने की नहीं हुई। उसने ठंडी आवाज में कहा, कितनी हिम्मत हो गई है तुम लोगों की। अगर आज मैं खुद यहाँ ना आती तो शायद मुझे कभी पता भी न चलता कि तुम लोग मेरी पीठ पीछे इतनी बड़ी हरकतें कर रहे हो। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह धुंधला हो चुका था। पूरे शरीर में फटने जैसा दर्द था और मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। क्या वो मुझे पहचान लेगी? अगर पहचान भी लिया तो क्या होगा? क्या वो मुझे इस मुसीबत से बचाएगी या फिर जैसा उसने पहले कहा था मुझे उबलते तेल
जेल में फेंक कर टुकड़े टुकड़े कर देगी। काफी देर तक खामोशी रहने के बाद लियू रुयान ने आखिरकार बी युनताओ की तरफ देकर कहा, मैंने तुम्हें पहले हेल की जिम्मेदारी दी थी, क्या इसी तरह तुम अपना काम करते हो? बी युनताओ तुरंत सिर झुकाकर बोला, मुझसे गलती हो गई, ये सब उन दोनों गार्ड्स की करतूत है, वही लोग जिंदा इंसानों को अंदर लाए थे, मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था, आप आने से ठीक पहले मैं इन्हें यहाँ से निकालने ही वाला था। लियू रुयान ने ठंडी नजरों से कहा, ये पूरा इलाका तुम्हारी जिम्मेदारी में है, अगर जिंदा इंसान यहाँ खुलेआम घूमते हुए अंदर आ गए तो उससे बड़ी लापरवाही और क्या होगी। अब दूसरों पर इल्जाम मत डालो। उनकी बातें सुनते सुनते मुझे धीरे धीरे सब समझ आने लगा। लियू रुयान आज यहाँ मेरे लिए नहीं आई थी, वो तो अपने अधीन काम करने वालों की गड़बड़ियों की जांच करने आई थी, मैं तो बस बदकिस्मती से इस मामले में फंस गया था। लियू रुयान ने सबकी बातें सुनने के बाद हल्की सी ठंडी आवाज में कहा, बस अब और कुछ मत बोलो, क्योंकि ये दोनों इंसान अंडरवर्ल्ड में घुस चुके हैं, इसलिए इन्हें जिंदा वापस नहीं जाने दिया जाएगा। पहले इन्हें कैद करो, बाद में फैसला होगा। और तुम सबने हेवन रूल्स तोड़ने की हिम्मत की है, इसलिए तुम सबको बीस्ट रिल्म में भेजा जाएगा, जहाँ तुम जन्म जन्मांतर तक इंसान नहीं बन पाओगे। ये सुनते ही शी जिनशियांग वहीं जमीन पर गिर पड़ी, जैसे उसके शरीर की सारी ताकत निकल गई हो। दोनों गार्ड्स भी डर के मारे कांपने लगे। तभी पहली बार शी जिनशियांग को एहसास हुआ कि शायद वो कभी इंसानी दुनिया में लौट ही नहीं पाएगी। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, मैं अभी जिंदा हूँ, अंडरवर्ल्ड को भी रूल्स के हिसाब से काम करना चाहिए। टाओइस्ट मास्टर डर के मारे उसका हाथ पकड़कर बोला, बस करो, अब एक शब्द मत बोलो। लेकिन शी जिनशियांग ने उसका हाथ झटक दिया और चीखते हुए बोली, मुझे वापस जाना ही होगा, तुम लोग अभी मुझे वापस भेजो। टाओइस्ट मास्टर की तो हिम्मत ही खत्म हो चुकी थी, उसने आंखें बंद कर ली और मरने का नाटक करने लगा। शी जिनशियांग पागलों की तरह उसका कॉलर पकड़कर झकझोरने लगी, क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें 5 मिलियन दिए थे, क्या यही काम किया तुमने? अभी के अभी मुझे वापस भेजो। लेकिन उसे क्या पता था कि लियू रुयान को सबसे ज्यादा नफरत शोर मचाने वाले लोगों से थी। अगले ही पल एक अदृश्य ताकत आई और शी जिनशियांग हवा में उड़ती हुई दूर जा गिरी। जोरदार धमाके के साथ उसका शरीर टॉर्चर टूल्स से भरी मेज पर जा गिरा। उन लोगों का फैसला करने के बाद लियू रुयान ने धीरे धीरे अपनी नजर मेरी तरफ घुमाई। मुझे साफ महसूस हुआ कि उसकी नजर बर्फ की तेज तलवार की तरह मेरी सोल को चीर रही थी। उसने ठंडी आवाज में पूछा, अपना नाम और पहचान बताओ। बी युनताओ पहले ही अक्षम्य अपराध कर चुका था, अब वो डर से पसीने पसीने हो रहा था। उसे मालूम था कि अगर लियू रुयान को पता चल गया कि मैं बिना किसी ट्रायल के सीधे हेल में फेंका गया हूँ और अगर उसने मुझे पहचान भी लिया तो उसकी सजा और भी बढ़ जाएगी। इसलिए उसने जल्दी से जवाब दिया, ये तो बस एक मामूली इंसान है, कोई बेनाम आदमी जिसे यहाँ भेजा गया है, वो भला अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? अंडरवर्ल्ड क्वीन हर दिन अनगिनत मामलों में बिजी रहती हैं, ऐसे छोटे इंसान पर अपना समय बर्बाद मत कीजिए, इससे आपकी नजर भी खराब होगी। उसकी बात सुनते ही लियू रुयान की भौहें सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दी। उसके पास खड़े अधिकारी ने तुरंत डांटे हुए कहा, तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी? चुप रहो। मैंने पूरी ताकत लगाकर मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से सिर्फ टूटी हुई सी हवा की आवाज निकली, मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। तभी पास खड़े अधिकारी ने मेरी हालत देकर आगे बढ़कर मेरी सोल की जांच की। उसने बेबसी से सिर हिलाया और लियू रुयान से कहा, माय लेडी, इस आदमी की सोल पूरी तरह बिखरने वाली है, इसकी हालत बहुत गंभीर है, पहले इसकी असली पहचान पता लगाइए। अगर ये इंसान यहाँ आने लायक नहीं था तो इसे बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि इसे कहाँ भेजना है, इसे वापस इंसानी दुनिया भेजा जाए या फिर री इनकारनेशन के लिए भेजा जाए। अधिकारी ने आदेश मिलते ही तुरंत किसी को बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ लाने भेज दिया। इंतजार के दौरान भी शी जिनशियांग जिद करके लगातार छटपटाती रही। वो इतनी बेवकूफ थी कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। उसके दिमाग में अभी भी सिर्फ यही चल रहा था कि किसी तरह वापस इंसानी दुनिया पहुंचकर फिर से ऐश करेगी। कुछ ही देर बाद एक अंडरवर्ल्ड गार्ड जल्दी जल्दी बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ लेकर पहुंचा। अधिकारी मेरे पास झुककर बोला, जल्दी बताओ तुम्हारा नाम। मैंने अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाई और दांत भींचकर सिर्फ 2 शब्द निकाले। मेरी आवाज इतनी धीमी थी जैसे बुझते हुए दिए की लौ। उसने मेरा नाम सुनते ही मोटी बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ खोली और ध्यान से ढूंढने लगा। समय धीरे धीरे बीता गया और उसके माथे की शिकन गहराती गई। उसने हैरानी से कहा, ये मामला कुछ गड़बड़ है, आखिर क्या हुआ है, जल्दी सच बताओ। फिर उसने घबरा कर कहा, माय लेडी, इस आदमी का नाम बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ में है ही नहीं। उसे लगा किसी ने छिपकर इसमें छेड़छाड़ की है। लियू रुयान ने तुरंत पूछा, इसका नाम क्या है? अधिकारी बोला, माय लेडी, इसने अपना नाम लिन बेई बताया है। मेरा नाम सुनते ही लियू रुयान की आंखें अचानक फैल गईं। उसकी नजर वहीं जम गई जैसे समय ही रुक गया हो। अगले ही पल वो भूत की तरह पल भर में मेरे सामने आ गई। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई देख भी नहीं पाया। उसने अपनी पतली उंगलियों से मेरा ठुड्डी पकड़कर धीरे धीरे मेरा चेहरा ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर बेहद जटिल भाव थे, उसकी आंखों में हल्की सी कंपन साफ दिखाई दे रही थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, जैसे मुझसे भी पूछ रही हो और खुद से भी, सच में तुम ही हो? दुनिया में इतनी बड़ी इत्तेफाक कैसे हो सकती है? मैंने अपनी आखिरी ताकत से हल्का सा सिर हिला दिया। उसकी उंगलियां अचानक कस गईं। ऐसा लगा जैसे मेरा जबड़ा टूट जाएगा। उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हें आज भी वो बातें याद हैं जो हमने तब कही थी? मैं बोल ही नहीं पाया, बस होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो रोने से भी ज्यादा दर्दनाक थी। शायद उसके कुछ करने से पहले ही मेरी सोल पूरी तरह बिखर जाती। तभी उसने घृणा से मेरा चेहरा छोड़ दिया जैसे किसी गंदी चीज को छू लिया हो। उसने कहा, तुम सच में निकम्मे हो। मैंने सोचा था कि मेरे बिना तुम अपनी जिंदगी ठीक से जी लोगे, लेकिन तुम तो इससे भी ज्यादा बेकार निकले। मैं मन ही मन कड़वी हंसी हंसा। वो आज भी अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी क्वीन थी जिसके हाथ में सबकी जिंदगी और मौत थी, जबकि मैं एक ऐसी सोल बन चुका था जो किसी भी पल मिट सकती थी। लेकिन मेरी उम्मीद के उलट उसने मुझे यूं ही खत्म नहीं होने दिया। उसने आदेश दिया कि मुझे तुरंत ले जाकर गोस्ट डॉक्टर से इलाज कराया जाए। मैं उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानता था, वो कभी अपना बदला नहीं भूलती थी। उसने जरूर सोचा होगा कि मुझे बचाकर धीरे धीरे तड़पाएगी। आखिर मैंने ही तो कभी उसे छोड़ दिया था, वो इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे भूल सकती थी? गोस्ट डॉक्टर के इलाज के दौरान मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दोबारा हेल की सजा झेल रहा हूँ। दर्द इतना भयानक था कि कभी मैं बेहोश हो जाता, कभी आधी चेतना में लौट आता। ऐसा लगता था जैसे सपना और हकीकत मुझे दोनों तरफ से खींच रहे हों। उसी हालत में मैंने एक सपना देखा। सपने में लियू रुयान के साथ बिताए हुए सारे पल
एक एक करके सामने आने लगे। उस समय वो इंसानी रूप लेकर धरती पर रहती थी। वहीं उसकी मुलाकात मुश्किलों में फंसे मुझसे हुई थी। उस दौर में दुनिया बहुत कठिन थी, अजीब अजीब बीमारियां फैली हुई थी, लेकिन मैं खुशकिस्मत था कि उसने मेरा साथ दिया। उसने मेरे साथ अनगिनत मुश्किल दिन बिताए और मुझे बड़ा होते देखा। वो मेरी पहली मोहब्बत थी और मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद भी। मेरी मौत के बाद जब मैं अंडरवर्ल्ड पहुंचा तब मुझे उसकी असली पहचान का पता चला। वो अंडरवर्ल्ड क्वीन थी। उसे पूरा यकीन था कि मैं खुशी खुशी उसके साथ हमेशा अंडरवर्ल्ड में रहूंगा, लेकिन मैं नई सोच वाला इंसान था। मुझे अंडरवर्ल्ड के वो सारे रूल्स पसंद नहीं थे। मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इतनी बड़ी क्वीन होने के बावजूद उसके आसपास इतने सारे लोग रहते हों और मैं सिर्फ उसकी शैडो बनकर रह जाऊं। मैंने तय कर लिया कि मुझे रीइंकार्नेशन लेकर दोबारा इंसानी दुनिया में जीना है। वो गुस्से में घायल शेर की तरह मुझे हेल गेट तक घसीट कर ले गई और सबसे भयानक सजाओं से डराया। उस समय मैं सच में डर के मारे रो पड़ा था, लेकिन आखिर में उसका दिल पिघल गया और उसने मुझे जाने दिया। जाते जाते उसने कसम खाई कि अब वो मुझे कभी दोबारा नहीं मिलेगी। रीइंकार्नेशन के बाद मुझे हैरानी हुई कि मेरी पिछली जिंदगी की सारी यादें मेरे पास थीं। इतना ही नहीं, जैसे ही मैं बड़ा हुआ मेरा शरीर बूढ़ा होना बंद हो गया और मैं मर भी नहीं सका था। मेरे पास अच्छा परिवार था और इतनी दौलत ही कि पूरी जिंदगी खर्च नहीं कर सका था। तब मुझे समझ आया कि वो चाहे जुबान से कितनी भी कठोर बातें कहती रही हो, लेकिन दिल में आज भी मेरे लिए जगह थी। उसने मेरी पूरी जिंदगी पहले ही संवार दी थी। बस उसने ये तय कर लिया था कि अब वो कभी मुझसे नहीं मिलेगी। सपना खत्म होते ही मेरी आंखें धीरे धीरे खुली। सामने वही जगह थी जिसे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था, अंडरवर्ल्ड पैलेस, लियू रुयान का महल। मैं उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था। बिस्तर से आज भी उसकी वही जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। उस ठंडी और अजनबी दुनिया में वही खुशबू मुझे कई साल बाद पहली बार सुकून दे रही थी, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकाया। तभी लियू रुयान वापस आ गई। मैंने तुरंत आंखें बंद करके सोने का नाटक किया, लेकिन उसने तुरंत कहा, नाटक मत करो बेवकूफ, मुझे पता है तुम जाग चुके हो। मैं मजबूरी में आंखें खोलकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तो क्या अब मुझे आग और तलवारों की सजा देकर अपनी पुरानी बात पूरी करोगी? उसने शांत आवाज में कहा, इतनी भी जल्दी नहीं। फिर उसने बिना किसी नरमी के मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर से उठा दिया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने जो कुछ भी तुम्हें दिया था उन दो बेवकूफों ने उसी पर नजर डालने की हिम्मत की, इसलिए तुम्हें अपनी आंखों से उनका अंजाम देखना होगा। उसकी आंखों की ठंडक देखकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा शायद वो पहले उन्हें सजा देगी और उसके बाद आराम से मेरा हिसाब करेगी। थोड़ी देर बाद हम दोनों बाहरी हॉल में पहुंचे। शी जेनशियांग और टाओइस्ट मास्टर बेहद बुरी हालत में घुटनों के बल बैठे थे। मुझे देखते ही शी जेनशियांग की आंखें फैल गईं। वो पागलों की तरह उठकर मेरी तरफ दौड़ना चाहती थी, लेकिन बोलने से पहले ही पास खड़े गार्ड ने उसे जोरदार लात मारकर फिर से जमीन पर गिरा दिया। उस समय मेरा शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। मैं इतना कमजोर था कि कुछ कदम चलने में ही सांस फूल रही थी। मुझ में उसे देखने तक की ताकत नहीं बची थी। तभी लियू रुयान के चेहरे पर अचानक हल्की सी मुस्कान आई। वो ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। उसने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, बताओ इन लोगों के साथ क्या किया जाए? मैं हैरान रह गया। इस पूरे अंडरवर्ल्ड में फैसला करने का अधिकार उसी के पास था, फिर वो मुझसे क्यों पूछ रही थी? उसकी बात सुनते ही मुझे वो दिन याद आ गए जब हम इंसानी दुनिया में पति पत्नी बनकर रहते थे। उस समय भी वो हर छोटे बड़े फैसले से पहले मेरी राय जरूर पूछती थी। पुरानी यादें फिर से आंखों के सामने आ गईं। मैंने सिर झुकाकर धीरे से कहा, फैसला तुम ही कर लो। मेरी बात खत्म होते ही उसने बिना किसी झिझक के अपना हाथ बढ़ाया और मुझे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे वो मुझे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेना चाहती हो ताकि हम कभी अलग ना हो। उसने अपना ठुड्डी मेरे कंधे पर रखी, लेकिन उसकी नजरें जमीन पर घुटनों के बल बैठे लोगों पर जमी थी। उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, चूंकि लिन बेई इस मामले में फैसला नहीं करना चाहता, इसलिए आज न्याय मैं खुद करूंगी और तुम रिश्वत लेना, कानून तोड़ना, निर्दोषों की जान लेना और अपने मन से रूल्स बनाना। लियू रुयान ने अपना हाथ हल्का सा घुमाया और अगले ही पल एक भयानक शक्ति ने बी युनताओ को हवा में जकड़ लिया। पलक झपकते ही जमीन से अनगिनत बर्फीले ब्लेड निकल पड़े और मूसलाधार बारिश की तरह उसके शरीर को आर पार चीरने लगे। बी युनताओ दर्द से बुरी तरह तड़पने लगा, लेकिन दर्द इतना भयानक था कि वो चीख भी नहीं पा रहा था। उसके गले से बड़ी मुश्किल से सिर्फ दो शब्द निकले, दया, दया कीजिए। लियू रुयान ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, दया, तुम लोगों ने इतना बड़ा अपराध किया है और अब दो शब्द बोलकर माफी चाहते हो? इसे ले जाओ और पुलिंग टंग हेल में फेंक दो ताकि इसे अच्छी तरह समझ आए कि जुबान का गलत इस्तेमाल करने की क्या सजा होती है। इसके बाद उसकी नजर शी जेनशियांग पर पड़ी। शी जेनशियांग डर के मारे लगातार चिल्लाने लगी, माय लेडी, दया कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं सच में पछता रही हूँ। लिन बेई, मेरी तरफ से भी बोल दो, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। लियू रुयान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे याद आ गया, तुम्हें तो 18 हेल्स बहुत पसंद है, फिर वहीं भेजा जाएगा। इतना सुनते ही पास खड़े गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। शी जेनशियांग पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन एक सोल होकर वो अंडरवर्ल्ड गार्ड्स का मुकाबला कैसे करती? टाओइस्ट मास्टर तो पहले ही डर के मारे आधा मर चुका था। उसकी आंखें पलट गईं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे देखकर लियू रुयान ने घृणा से कहा, इतनी सी हिम्मत नहीं थी और फिर भी इतने बड़े पाप करने चला आया। इसे एंडलेस हेल में डाल दो, वहीं हमेशा तक अपने किए पर पछताता रहेगा। टाओइस्ट मास्टर रोते हुए चिल्लाने लगा, अंडरवर्ल्ड क्वीन, दया कीजिए, हमसे दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी, हमें माफ कर दीजिए। लियू रुयान ने बिना भाव बदले कहा, तुम लोगों ने जो अपराध किए हैं उनके सामने ये भीख मांगना किसी काम का नहीं। इन्हें भी ले जाओ और पुलिंग टंग हेल में डाल दो ताकि इन्हें भी अपनी करनी का फल मिले। उन लोगों को ले जाने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं है? मैंने धीरे से कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में शिकायत साफ थी। उसने कहा, हम दोनों के बीच इतनी दूरी कब आ गई? जब तुम मुझे छोड़कर गए थे तब क्या कभी सोचा था कि एक दिन फिर ऐसे मिलेंगे? उसकी आवाज में बरसों का गिला भरा हुआ था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बस चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। मेरी खामोशी देकर वो धीरे धीरे मेरे बिल्कुल करीब आ गई। उसके होंठ लगभग मेरे कान को छू रहे थे। उसने बहुत धीमी आवाज
आवाज में कहा, लिन बे, अब जब तुम वापस आ ही गए हो तो दोबारा जाने के बारे में सोचना भी मत। इस बार मैं तुम्हें अपने से एक कदम भी दूर नहीं जाने दूंगी। उसकी आंखों में कई भाव एक साथ चमक रहे थे। उनमें गहरा अधिकार था, बेशुमार प्यार था और कहीं न कहीं बरसों की शिकायत भी छिपी थी, जैसे वो इतने सालों का इंतजार और तड़प एक ही पल में कह देना चाहती हो। समय धीरे धीरे बीतने लगा। लियू रुयान हर दिन बिना नागा मेरी खबर लेने आती। एक थके बिना पहरा देने वाले गार्डियन की तरह वो हर समय मेरा ख्याल रखती रही। उसकी देखभाल की वजह से मेरी बिखरी हुई सोल धीरे धीरे पूरी तरह ठीक होने लगी। मेरी हालत भी पहले से मजबूत होती गई, लेकिन जब भी अचानक मेरी नजर उसकी आंखों से मिलती, मेरा दिल अजीब तरह से धड़कने लगा और मैं घबरा जाता। एक दिन वो हमेशा की तरह समय पर आई। उसके हाथ में बेहद खूबसूरत काला रोब था। वो धीरे धीरे मेरे सामने आई और बहुत नरम आवाज में बोली, ये तुम्हारे लिए है। मैंने इसे खास तुम्हारे लिए ढूंढा है और फिर अपने लोगों से इसे तुम्हारे हिसाब से बदलवाया भी है। मैंने रोब हाथ में लिया। उसे छूते ही एक गर्माहट पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर सूरज की गर्मी छिपी हो या कोई बहुत पुरानी रहस्यमयी शक्ति उसमें बसी हो। जब मैंने उसे पहना तो हैरानी हुई कि उसका नाप बिल्कुल मेरे शरीर के हिसाब से था, जैसे खास मेरे लिए ही बनाया गया हो। मैंने सामने रखे तांबे के आईने में खुद को देखा। आईने में मुझे फिर से वही पुराना इंसान दिखाई देने लगा जो कभी इंसानी दुनिया में पूरे आत्मविश्वास के साथ जीता था। लियू रुयान मुझे लगातार देखती रही। उसकी आंखों में बिना किसी झिझक की तारीफ और प्यार साफ दिखाई दे रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, लिन बेई, इतने साल बीत गए लेकिन तुम आज भी उतने ही खूबसूरत हो। इतना कहकर वो जैसे किसी अनदेखी ताकत से खींचती हुई मेरे पीछे आ गई। उसने धीरे से अपनी बाहें मेरे चारों तरफ लपेट ली। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। उसने कहा, तुम्हें पता है, इन सालों में ऐसा एक भी पल नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। इंसानी दुनिया में तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारा हर उदास चेहरा, तुम्हारा हर छोटी सी आदत, हर छोटा सा जेस्चर भी मेरी नजरों से कभी नहीं बचा। मैं धीरे से बोला, सच तो ये है कि मैं। उसने तुरंत मेरी बात बीच में ही रोकी। अब कुछ मत कहो। पहले जो कुछ हुआ मैं सब समझती हूँ। जो बीत गया उसे बीत जाने दो। आज तुम फिर से मेरे पास लौट आए हो। मेरे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। अभी सबसे जरूरी बस यही है। उस दिन के बाद लियू रुयान जैसे उन सभी बिछड़े हुए सालों की कमी पूरी करना चाहती थी। वो हर समय मेरे साथ रहती, मेरा हाथ पकड़कर अंडरवर्ल्ड के गार्डन में धीरे धीरे टहलती और इन सालों में अंडरवर्ल्ड में हुई अनोखी घटनाओं की बातें सुनाती। कभी मेरे बिस्तर के पास चुपचाप बैठकर मुझे सोते हुए देखती रहती। ऐसा लगता था कि जब तक वो मेरे पास है कोई भी बुरा सपना मेरे करीब नहीं आ सका। उसी दौरान मुझे शीजेन शियांग के बारे में भी पता चला। उसे 18 हेल्स में बार बार सजा दी जा रही थी। सिर्फ तीसरी बार की टॉर्चर के बाद ही उसका दिमाग पूरी तरह टूट गया और वो पागल हो गई। ये सुनकर मैंने लंबी सांस ली। शायद यही इंसान के कर्मों का फल होता है। मैं अभी कुछ कह ही रहा था कि अचानक बिना किसी वार्निंग के पूरा अंडरवर्ल्ड जोर जोर से कांपने लगा। अगले ही पल एक अंडरवर्ल्ड गार्ड घबराया हुआ अंदर भागा आया और कांपती आवाज में बोला, अंडरवर्ल्ड क्वीन, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हेल की सबसे गहराई में एक भयानक शक्ति जाग चुकी है। वो प्राचीन सील तोड़कर बाहर निकलना चाहती है। लियू रुयान तुरंत बोली, मैं अभी जाकर देती हूँ। तुम यहीं रहना और कहीं मत जाना। लेकिन मैं उसे अकेले इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे जाने देता। उसके मुड़ते ही मैं चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। जब हम हेल की सबसे गहराई में पहुंचे तो सामने एक विशाल काली दरार दिखाई दी। उस दरार से लगातार ऐसी भयानक ईविल एनर्जी निकल रही थी कि पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अंतहीन अबिस से जुड़ी हो। लियू रुयान ने तुरंत अपनी सबसे शक्तिशाली मैजिक इस्तेमाल करके उस दरार को बंद करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ की शक्ति किसी बेकाबू बाढ़ की तरह थी। उसकी मैजिक उसके सामने बिल्कुल बेअसर साबित हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत इनके के बराबर भी नहीं है। दरार हर पल और बड़ी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल पूरा अंडरवर्ल्ड तबाह हो जाएगा। पता नहीं उस समय मेरे अंदर कहां से हिम्मत आई। मैं बिना कुछ सोचे सीधे आगे दौड़ा और अपने शरीर से उस दरार को रोकने की कोशिश की। लियू रुयान घबराकर जोर से चिल्लाई, नहीं, मैं तुम्हें फिर से चोट नहीं लगने दूंगी। उस एक पल में मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हर सेकंड ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं मौत से सीधी लड़ाई लड़ रहा हूँ। लियू रुयान तुरंत मेरी मंशा समझ गई। उसकी आंखों में अटूट दृढ़ता चमकी। बिजली की तरह वो मेरे पास आ गई। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हमारी उंगलियां एक दूसरे में कसकर जुड़ गईं। उसने अपनी सारी शक्ति मेरे शरीर में भेज दी और बोली, हम दोनों साथ हैं। हम इस ईविल एनर्जी को जरूर रोक लेंगे। हम दोनों की संयुक्त शक्ति के सामने वो भयानक ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। धीरे धीरे उसे पूरी तरह दबा दिया गया। सामने की विशाल काली दरार भी धीरे धीरे बंद होने लगी। फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो दरार पूरी तरह गायब हो गई। अंडरवर्ल्ड को नष्ट करने वाली वो शक्ति दोबारा हमेशा के लिए अंधकार में कैद हो गई। मैं और लियू रुयान दोनों पूरी तरह थक चुके थे। हमारे पैरों में खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी और हम दोनों वहीं जमीन पर बैठ गए। हमने धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ देखा। उस पल हमारे आसपास की पूरी दुनिया जैसे गायब हो गई। हमारी आंखों में सिर्फ एक दूसरे का चेहरा था। बरसों की गलतफहमियां, जिद और दूरियां उसी पल वसंत की धूप में पिघलती बर्फ की तरह हमेशा के लिए खत्म हो गईं। उस दिन के बाद मैं सचमुच लियू रुयान का बराबरी का साथी बन गया। हम दोनों ने मिलकर पूरे अंडरवर्ल्ड की जिम्मेदारी संभाली। हमारी मेहनत से अंडरवर्ल्ड पहले से कहीं ज्यादा न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बन गया और मैं और लियू रुयान आखिरकार सारी मुश्किलों के बाद हमेशा के लिए साथ हो गए। अब दुनिया की कोई ताकत हमें दोबारा अलग नहीं कर सकती थी। नए ब्रिज पर चांदी जैसी चांदनी धीरे धीरे हमारे ऊपर उतर रही थी। जमीन पर हमारी परछाइयां एक दूसरे से कसकर जुड़ी हुई थी। मैं रुका, उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया और धीरे से कहा, लियू रुयान, धन्यवाद। तुमने मेरी इस भटकी हुई सोल को आखिरकार उसका घर दे दिया। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोली, नहीं लिन बे, तुम ही मेरी जिंदगी में आए और मुझे पहली बार सच्चे प्यार का मतलब समझाया। इतना कहकर उसने मेरी तरफ देखा और उसके होठों पर दुनिया की सबसे नरम मुस्कान खिल उठी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उस मुस्कान में आने वाले भविष्य के अनगिनत सपने छिपे थे। उस शांत रात में चमकते चांद को गवाह बनाकर हमने हमेशा साथ रहने का वादा किया। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का सफर यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और ऐसे ही शानदार मनहवा स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली धमाकेदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना